ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 832 और 832 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, सूत्र आ रहा है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का सूत्र अभी आ रहा है और तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है संध्याधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि स्वप्न प्रपंच सत्य है या मिथ्या है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है श्रुति का प्रमाण देकर कि स्वप्न प्रपंच सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। इतना ही नहीं तो और भी कुछ कारण बता रहा है पूर्व पक्षी कि व्यवहारिक स्वप्न प्रपंच व्यवहारिक सत्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी, और यह द्वितीय सूत्र से बता रहा है, क्योंकि यह द्वितीय सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो सूत्र है निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च। ठीक है, लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर किंच विमताः स्वप्न पदार्थाः सत्याः निर्मितत्वात् जागरण निर्मित रथादिवत इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च 3 2 2 और वहां लिख के रख सकते हैं पूर्व पक्ष सूत्रम पदच्छेद निर्मातारं च एके पुत्रादयः च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है एके बराबर केचन शाखिनः पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए अस्मिंश्च स्वप्ने कामानाम बराबर पुत्रादीनाम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक निर्मातारम बराबर उत्पादकम ईश्वरम आमनन्ति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में य एष सुप्तेषु जागर्ति उद्धरण चिन्ह
इति श्रुतेः, इति श्रुतेः। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए तत्र श्रुतौ, तत्र श्रुतौ कामाः इति अनेन, कामाः इति अनेन, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक है पुत्रादयश्च, पुत्रादयः च बराबर तनुजादयः च, तनुजादयः च अभिधीयन्ते, अभिधीयन्ते अर्धविराम। काम्यन्ते इति कामाः, काम्यन्ते इति कामाः पुत्रादयः, पुत्रादयः इति व्युत्पत्तेः, इति व्युत्पत्तेः। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में लिखिए एवं च स्वप्न सृष्टि, एवं च स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्ववती, व्यावहारिक सत्ववती प्राज्ञकर्तृकत्वात्, प्राज्ञकर्तृकत्वात् कंस में लिखिए ईश्वर कर्तृकत्वात्, ईश्वर कर्तृकत्वात्। पूर्ण विराम। आगे कंस बंद। आगे क्षित्यादिवत, क्षित्यादिवत इति अनुमानम, इति अनुमानम अनेन सूत्रेण, अनेन सूत्रेण प्रत्यर्पितम, प्रत्यर्पितम इति, इति श्रुत्या अनुमानेन च, श्रुत्या अनुमानेन च स्वप्न प्रपंचस्य, स्वप्न प्रपंचस्य व्यावहारिकत्वं सिद्धम्, व्यावहारिकत्वं सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं किंच, और क्या, तो विमताः स्वप्न पदार्थाः, विवाद का विषय भूत जो स्वप्न पदार्थ है वे सत्याः, सत्य ही है, वास्तविक है, व्यवहारिक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है वो निर्मितत्वात्, वो निर्माण किए गए। उदाहरण जागृत निर्मित रथादिवत, जिस प्रकार जागृत अवस्था में निर्मित बनाए गए रथादिक व्यवहारिक सत्य है, उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ भी निर्मित होने के कारण वे भी सत्य ही है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं एके, एके का मतलब केचन शाखिन, कुछ शाखा वाले लोग क्या कहते, तो अस्मिंश स्वप्ने कामानाम अर्थात पुत्रादीनाम, इस स्वप्न में कामादिक अर्थात इच्छा के विषयभूत जो पुत्रादिक है, जिनकी इच्छा की जाती है, पुत्रादिक सभी स्वप्न पदार्थ, उनका निर्मातारम उत्पादकम ईश्वरम आमनंती। आमनंती का कर्ता कौन है? निर्मातारम कर्ता करते उत्पादकम, ईश्वरम
आमनंती। तो आमनंती कर्ता कौन है? केचन शाकिन, कुछ शाखा वाले लोग आमनंती कथन करते हैं। किस बात का? कि स्वप्न पदार्थ जो है पुत्रादि इन सब का निर्माण करने वाला ईश्वर है, ऐसा कथन करते हैं। और निर्माण करने वाला ईश्वर है अर्थात निर्मित है स्वप्न पदार्थ। और जो पदार्थ निर्मित है, बनाया गया है, वो वास्तव होता है। जैसे व्यवहार के रथ आदि, घर बंगला आदि बनाते लोग, तो झूठ है इसीलिए थोड़ी बनाते, व्यवहारिक सत्य है इसीलिए बनाते। उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ भी बनाए जाते हैं, अतः उसका उत्पादक ईश्वर है, अतः स्वप्न पदार्थ भी सत्य है। अच्छा, फिर आगे श्रुति दे रहे उसके लिए। तो यह एष सुप्तेषु जागर्ति इति श्रुते। ठीक है ना? तो सभी इंद्रियादि सो जाने पर भी जो जागता है और इन स्वप्न पदार्थों को बनाता है, ऐसा श्रुति बताती है। इस श्रुति में कामा शब्द आया है, पूरी श्रुति देखेंगे तो उस श्रुति में कामा शब्द से क्या लेना है भाई? तब बता रहे सूत्रकार पुत्रादयश्च, तनुज, तनुज कहते पुत्र को, तो पुत्रादि लेने हैं। अभिधीयन्ते कथ्यन्ते, क्यों? व्युत्पत्ति के बल पर। क्या व्युत्पत्ति है कामा, काम शब्द की? तो काम्यन्ते इति कामा पुत्रादय, काम्यन्ते जिसकी कामना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, ऐसे जो इच्छा के विषयभूत उनको कहते हैं यहाँ पर कामा। तो पुत्रादि आदि शब्द से स्वप्न पदार्थ सभी लेना है, और उनका निर्माता कौन है? ईश्वर है। अर्थात स्वप्न पदार्थ भी आकाश आदियों की तरह निर्मित है। जैसे आकाश आदियों का निर्माण करता ईश्वर है, अतः आकाश आदि पदार्थ व्यवहारिक सत्य है। उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ जो पुत्रादि, उनका भी निर्माण करने वाला ईश्वर है, अतः व्यवहारिक पदार्थ भी सत्य है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना? आगे, एवं च स्वप्न सृष्टि व्यवहारिक सत्ववती प्राज्ञ कर्तृकत्वात् अनुमान बन गया। तो सूत्र के द्वारा अनुमान द्योतित हुआ, तो पक्ष है यहाँ पर स्वप्न सृष्टि पक्ष हुआ। व्यवहारिक सत्ववती, व्यवहारिक सत्य है, साध्य है। प्राज्ञ कर्तृकत्वात्, पूर्व पक्षी लोग प्राज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर को ईश्वर करते हैं, इसलिए कौंस में लिख के दिया ईश्वर कर्तृकत्व, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है स्वप्न सृष्टि, इसलिए व्यवहारिक है। दृष्टांत दिया क्षित्यादिवत, पृथ्वी आदि की तरह। इति अनुमानम अनेन सूत्रेण प्रत्यर्पितम, यह अनुमान इस सूत्र के द्वारा प्रत्यर्पित हुआ, मालूम पड़ा, द्योतित हुआ है कि नहीं, समर्पित हुआ। हो गया ना? इति श्रुत्या अनुमानेन च स्वप्न प्रपंचस्य व्यवहारिकत्वं सिद्धम। इस रीति से श्रुति से व श्रुति के बल पर और अनुमान के बल पर, इन दोनों के माध्यम से सिद्ध हुआ कि स्वप्न प्रपंच यह सब व्यवहारिक सत्य है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उसका विचार करते हैं हम लोग। अपि च एके शाकिनः अस्मिन् एव संधे स्थाने कामानां निर्मातारम आत्मानं आमनन्ति। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है अपि च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, किंच स्वप्नार्थाः सत्याः, स्वप्नार्थाः सत्याः प्राज्ञ निर्मितत्वात्, प्राज्ञ निर्मितत्वात्, कौंस में लिखिए ईश्वर निर्मितत्वात्, कौंस बंद। आगे, आकाशादिवत इति, आकाशादिवत इति सूत्रार्थम आह, सूत्रार्थम आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई, किंच और क्या, स्वप्नार्थ, स्वप्नस्थ पदार्थ सत्य है। क्यों?
ईश्वर के द्वारा निर्मित होने के कारण, आकाश आदि की तरह। यह सूत्र का अभिप्राय है, तात्पर्य, सूत्र का अर्थ है। उसी सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अपीच और क्या भाई, एके प्रति है, उसका अर्थ कर रहे हैं शाकिनः, कुछ शाखा के लोग क्या कहते हैं, अस्मिन एव संदेह स्थाने, इसी संदेह स्थान में, स्वप्न में, क्या जी, कामानाम निर्मातारम आत्मानम आमनंती। कामानाम, कामानाम शब्द का अर्थ पुत्रादीनाम, स्वप्नस्थ उचित वस्तु नाम इत्यर्थ। स्वप्न में जो जो वस्तु प्रतीत हो रही है उन सभी का निर्मातार, उत्पन्न करने वाला कौन है, आत्मानम आमनंती, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं कुछ शाखा वाले लोग। तो बोलेंगे कैसे मानते हैं, अपने मन से बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, श्रुति का आधार देकर बोलते हैं। तो श्रुति क्या है, श्रुति दे रहे हैं, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण इति। ये हो गई, श्रुति हो गई। तो श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो सुप्तेषु, पीछे, यह एषः, थोड़ा आगे जाकर पुरुषः, पीछे, कामम कामम, अंतिम में निर्मिमाणः, पीछे, जागर्ति, हो गया। देखो भाई, तो सुप्तेषु अर्थात सभी इंद्रियां सो जाने पर, अपने कारणों में लीन हो जाने पर, यह एष पुरुष, जो यह पुरुष, क्या, कामम कामम निर्मिमाण, कामम काम मतलब अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ, बनाता हुआ, निर्मिमाण, बनाता हुआ, जागृति, जगता है। सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रियां अपने अपने कारणों में, अपने अपने गोलक में लीन हो चुकी है। तो भी यह जो पुरुष है, आत्मा, वो क्या करता है, अपनी इच्छे के अनुसार इच्छित पदार्थों को निर्माण करता हुआ जागता रहता है। श्रुति बता रही है, अर्थात इन स्वप्न पदार्थों का कोई तो करता है, उससे निर्मित है स्वप्न पदार्थ, ये इसका अर्थ हुआ श्रुति के आधार पर। इति, आगे चलिए, पुत्रादयश्च तत्र कामाः अभिप्रेयन्ते काम्यन्ते इति। थोड़ा सा अन्वय, तत्र, पीछे, पुत्रादयः च, आगे, कामाः अभिप्रेयन्ते, आगे सरल है। तत्र, तत्र मतलब श्रुतौ, ये जो श्रुति में कामम काम काम इत्यादि पद आया ना, वो तत्र पुत्रादयः कामाः अभिप्रेयन्ते, कामम कामम ऐसा जो शब्द आया, तो काम, काम शब्द से क्या अभिप्रेत है, तब कह रहे तत्र पुत्रादय कामाः अभिप्रेयन्ते, कामाः, काम शब्द से पुत्रादिक को अभिप्रेत करती है श्रुति, अर्थात स्वप्न में प्रतीत होने वाले पुत्रादिक, उन सबको निर्माण करता रहता यह पुरुष, ये इसका मतलब हुआ। तत्र कामाः पुत्रादयश्च अभिप्रेयन्ते, क्यों भाई, तब कह रहे काम्यन्ति इति, व्युत्पत्ति बता रहे, काम्यन्ति इति कामाः, जिनकी कामना की जाए, जिनकी इच्छा की जाए, उनको कहेंगे क्या, काम। तो वो कौन है, पुत्रादिक सभी पदार्थ। ये बात हो गई। आगे चलिए, ननु काम शब्देन इच्छा विशेषः एव उच्चेरन्, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, और ननु के पहले एक वाक्य भी लिखते हैं, अवतरण, रूढ़िम आशंक्य, रूढ़िम आशंक्य प्रकरणात् निरस्यति, प्रकरणात् निरस्यति ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी शंका करता है रूढ़ी को लेकर,
रूढ़ी लोक प्रसिद्धि। क्योंकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि वो कहता है, हे सिद्धांती, तुमने अभी अभी पीछे के पंक्ति में श्रुति में आए हुए काम शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति के बल पर पुत्रादि किया, किंतु वो ठीक नहीं है। क्योंकि लोक व्यवहार में परंपरा से ऐसा कहते आए हैं लोग, काम शब्द का अर्थ इच्छा। तो काम शब्द का अर्थ इच्छा को छोड़कर आपने काम शब्द का अर्थ पुत्रादिक लिया व्युत्पत्ति के बल पर, वो ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो रूढ़ी को लेकर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, और फिर आगे सिद्धांती उत्तर देंगे प्रकरण को लेकर। सिद्धांती कहेंगे प्रकरण वैसा है, इसलिए काम शब्द का अर्थ पुत्रादिक करना पड़ता है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, ननु काम शब्दे न इच्छा विशेषा एवं उच्चेरन। काम शब्द से विशेष प्रकार की इच्छाएं उनको ही ले लो, काम शब्द का अर्थ कहो, उच्चेरन, ये शंका हुई, आक्षेप हुआ। उत्तर दे रहे, न शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान सिद्धांति कहते हैं न, अर्थात हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। यद्यपि रूढ़ी के अनुसार काम शब्द का अर्थ इच्छा है, किंतु यहाँ पर काम शब्द का अर्थ इच्छा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वह उसी प्रकार का है, पुत्रादियों का, स्वप्न पदार्थों का, उसको ही लेना पड़ेगा काम शब्द से। बोलेंगे कैसा प्रकरण है जरा बताओ, तो बता रहे, शतायुष पुत्रान पुत्र पौत्रान वृणीष्व इति प्रकृत्य अन्ते कामानां त्वा कामभाजं करोमि इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु काम शब्दस्य प्रयुक्तत्वात्। उस प्रकरण में काम शब्द से पुत्रादि को ही लिया गया है, अतः हमने भी काम शब्द का अर्थ पुत्रादि कर दिया। तो बोलेंगे वो कैसा, वो कहा का कैसा प्रकरण है, तो कठोपनिषद का वो प्रसंग है। क्या है वो, तो शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व। यमराज जी कहते नचिकेता को, हे नचिकेता, तुम जो वर मांग रहे हो उसको छोड़ दो, और दूसरा चाहे जो मांग लो। तुम कहोगे तो मेरे पुत्र पौत्रादि 100 आयु वाले हो जाए, मांग लो, वो भी वर मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। वही करे, शतायुष 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रान, पुत्र पौत्रादि को वृणीष्व मांग लो इति प्रकृत्य। ऐसा वहां पर प्रस्तुत करके, आरंभ करके, फिर अंत में कहा है प्रकृत्य, फिर अंते क्या कहा है अंत में, तो कामानां त्वा कामभाजं करोमि। अरे नचिकेता, तुम हमारी बात मान लो, तुम्हारा दुराग्रह आग्रह छोड़ दो, आत्मज्ञान विज्ञान उससे क्या तुमको लेना देना यार, क्या होगा, फलाप क्या मिलेगा, उसकी अपेक्षा ये मांग लो ना। क्या मांग लो, जो कुछ मांगना है मांग लो, तू जो मांगेगा वैसा मैं तुमको बना दूंगा। वही करे, त्वा कामानां त्वा काम भाजम करोमि, त्वा कामानां काम भाजम करोमि। ठीक है ना, मैं तेरे सभी काम पूर्ण कर दूंगा। ऐसे यमराज जी कहते, किसको, नचिकेता। तो वही कह रहे, कामानां त्वा, तुझे, कामानां कामनाओं का, काम भाजम तुम्हारी इच्छा के अनुसार समस्त काम वाला, पुत्र पौत्रादि वाला, ऐश्वर्य वाला तुमको मैं बना देता हूं, ऐसा कह दिया है। तो इति आगे चलिए, इति इस प्रकार से, क्या जी आगे, इति प्रकृतेषु तत्र तत्र, कैसा पढ़ेंगे, इति तत्र तत्र प्रकृतेषु पुत्रादिषु, आगे सरल, काम शब्द से प्रयुक्तत्वात्। इति इस प्रकार, तत्र तत्र उस प्रकरण में, उस प्रसंग में, प्रकृत प्रस्तुत जो पुत्रादिक है उन पुत्रादियों में ही काम शब्द से प्रयुक्तत्वात्, काम शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः श्रुति में आया हुआ जो काम शब्द है उसका अर्थ हमने कर दिया पुत्रादय। ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ तक क्या हुआ, तो श्रुति बताई
यह एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम इत्यादि। और ये श्रुति क्या कहती है कि निर्माता को बता रही है। और किसके निर्माता को? काम शब्द का अर्थ जो पुत्र आदि स्वप्न पदार्थ उनको निर्माण करने वाला कोई है। और काम शब्द का अर्थ इच्छा आदि नहीं लेना, पुत्र आदि कहीं लेना। क्यों? इस बात को यहाँ तक बताया। फिर आगे वही कह रहे कि इस प्रकार के पुत्रादिक जो काम शब्द का अर्थ है उनका निर्माण करने वाला प्राज्ञ को बताया है। प्राज्ञ मतलब यहाँ पर अर्थ करेंगे ईश्वर। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति देखिए, प्राज्ञम च एनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिमः। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। च एनम निर्मातारम, पीछे प्राज्ञम, आगे प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिमः। हो गया। और ये जो पंक्ति न प्राज्ञम इत्यादि, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए अवतरण। किंच किंच परमात्म कर्तृकत्वात् अपि परमात्म कर्तृकत्वात् अपि महाभूत सृष्टिवत् सत्या एव स्वप्न सृष्टि इति आह प्राज्ञम इति। ठीक है, देखिए भैया, किंच क्या परमात्मा कर्तृकत्वादपि, परमात्मा के द्वारा बनाया गया है स्वप्न प्रपंच, इसलिए वो सत्य है। कैसे? महाभूत सृष्टिवत, जैसे पंचमहाभूत आकाश वायु पृथ्वी वगैरह समस्त जगत ईश्वर इसको बनाता है, अतः ये सत्य है। उस प्रकार स्वप्न प्रपंच को भी ईश्वर ही बनाता है, अतः स्वप्न प्रपंच भी सत्य है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। महाभूत सृष्टिवत सत्या एव स्वप्न सृष्टि इति आह, इस बात को बोल रहे हैं प्राज्ञम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई शब्द थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे। च एनाम निर्मातारम, पीछे प्राज्ञम, आगे प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिमा। हो गया। च और क्या? एनम निर्मातारम, एनम इस प्रपंच का, स्वप्न प्रपंच का निर्माण करने वाला कौन है? प्राज्ञम, प्राज्ञम प्रतिमा, प्राज्ञ को ही हम जानते हैं, प्रतीत करते हैं। बोलेंगे कैसे? प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम, वहां का वो प्रकरण वैसा है और वाक्य शेष के बल पर भी इस बात का निर्णय हम करते हैं, ऐसी हमको प्रतीति होती है, अनुभूति होती है कि इस स्वप्न प्रपंच का निर्माण करने वाला प्राज्ञ अर्थात परमात्मा ही है। ठीक है, आगे प्राज्ञ से ही इदम प्रकरणम, तो प्रकरण के बल पर और वाक्य शेष के बल पर बोल दिया हेतु। तो प्रकरण किसका चल रहा है? तब उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्राज्ञ से इदम प्रकरणम अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् इत्यादि। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, प्राज्ञ से ही इदम, तो उसके पहले भी एक छोटा वाक्य, प्राज्ञ विषयम प्रकरणम, प्राज्ञ विषयम प्रकरणम प्रकटयति प्राज्ञस्य इति। ठीक, प्राज्ञ विषय प्रकरण को प्रकट कर रहे हैं प्राज्ञस्य इत्यादि शब्द के द्वारा। देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे। एक शब्द छोड़कर आया ही, फिर आगे दो शब्द छोड़कर
अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि, पीछे इदं और पीछे प्राज्ञस्य, थोड़ा आगे प्रकरणम। तो निर्माता प्राज्ञ को ही क्यों मान रहे हो? इसलिए कि प्राज्ञ का प्रकरण है, वहां पर चल रहा है कठोपनिषद में, और वाक्य शेष भी बताएंगे फिर आगे। तो प्रकरण क्या है? तब कर ही, क्योंकि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि के रूप में, जो कि धर्म से अन्यत्र है, अधर्म से भिन्न है, इस प्रकार से इदम प्राज्ञ से प्रकरणम, प्राज्ञ का प्रकरण चल रहा है, प्राज्ञ का स्वरूप बताया जा रहा है कि वो प्राज्ञ कैसा है करके, कि धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, सभी से अतीत है, ऐसा बताया है प्राज्ञ को। और वो प्राज्ञ ही परमात्मा है, और इस परमात्मा को जगत का स्वप्न का निर्माता बताया है। और जैसे जगत का निर्माता परमात्मा, इसलिए जगत सत्य है, उस प्रकार स्वप्न का भी निर्माता परमात्मा है, अतः स्वप्न भी सत्य है, ये बोला जाना है। आगे चलिए, इत्यादि आगे। तद विषय एव च वाक्य शेष अपि, दो हेतु दिए थे ना, प्रकरण और वाक्य शेष। तो प्रकरण प्राज्ञ का चल रहा है, वो बात बता दी। अब वाक्य शेष में भी वही बात बताई है, वही करे, तद विषय एव च वाक्य शेष अपि। तो ये जो पंक्ति है तद विषय, उसके भी पहले एक वाक्य, तद विषयम, तद विषयम कौंस में लिखिए, प्राज्ञ विषयम, प्राज्ञ विषयम बराबर परमात्म विषयम, परमात्म विषयम कौंस बंद। आगे वाक्य शेषम अपि विशदयति, वाक्य शेषम अपि विशदयति, तद विषय इति। ठीक है जी, देखो भाई, तद विषयम वाक्य शेषम अपि, उस प्राज्ञ विषय का अर्थात परमात्मा विषयक वाक्य शेष भी है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं तद विषय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तद विषय एव मतलब प्राज्ञ विषय एव, प्राज्ञ के बारे में ही, क्या च वाक्य शेष अपि, वाक्य शेष भी है। क्या है वो वाक्य शेष? तो दे रहे पंक्ति, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नात्येति कश्चन इति। ठीक है ना? तो तदेव शुक्रम, तदेव मतलब कौन भाई? तो तदेव इसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, यह सुप्तेषु, यह सुप्तेषु करणेषु, करणेषु निर्व्यापारेषु जागरति, निर्व्यापारेषु जागरति अर्धविराम, तदेव शुक्रम, तदेव शुक्रम बराबर स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशम ब्रह्म इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो यह सुप्तेषु करणेषु, तो सभी करण समुदाय सुप्तेषु सुषुप्ति में या स्वप्न में निर्व्यापार होने पर, सभी इंद्रिय जब अपना अपना व्यापार छोड़कर स्थित हो जाते हैं गोलोकों में या विद्या में, तो सुप्तेषु करणेषु निर्व्यापारेषु, यह जागर जो जगता है, तदेव, अभी आया ना श्रुति में, तदेव वही है यह शुक्रम। शुक्रम शब्द का अर्थ होता है स्वप्रकाशम, तेजस्वी,
कौन है वो? वही तो ब्रह्म है। तद ब्रह्म तदेव शुक्रम, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत शब्द से बोला जाता है। और तस्मिन लोकाश्रिता, उसके ही आश्रित सभी लोक हैं। सर्वे तदु न अत्येति कश्चन, उसका कोई भी उल्लंघन अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसा उस प्राज्ञ रूप ईश्वर को बताया गया है वाक्य शेष में भी। इससे मालूम पड़ता है क्या? प्रकरण और वाक्य शेष के बल पर क्या कि प्राज्ञ ही निर्माता है, और वो प्राज्ञ कौन है? परमात्मा है। ये बात निश्चित हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए। इति आगे प्राज्ञ कर्तृका च सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्नाश्रया भी सृष्टि भवितुम अर्हति। ठीक है, कुल मिलाकर तात्पर्य बता रहे क्या हो रहा है करके। तो पंक्ति देखिए, प्राज्ञ कर्तृका च, ठीक है ना, थोड़ा सा अन्वय करते भाई। तो प्राज्ञ कर्तृका च, उसके बाद दो शब्द छोड़कर जागरिताश्रया पीछे सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता, आगे तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टि भवितुम अर्हति। ठीक है, देखिए भाई, तो प्राज्ञ कर्तृका च कौन? सृष्टि कौन सी? जागृत आश्रया, प्राज्ञ परमात्मा के द्वारा की गई बनाई गई जागृत आश्रया, जागृत आश्रित जागृत काल की ये सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता, वास्तविक है, तथ्य रूपा है, सत्य है। समधिगता सम्यक अधिगता, अच्छी तरह से निर्णित है कि यह व्यवहारिक सृष्टि सत्य है करके, व्यवहारिक सत्य है। क्यों? प्राज्ञ के द्वारा की गई है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। तो जैसे जागृत सृष्टि के बारे में है, तथा स्वप्नाश्रया भी सृष्टि, स्वप्न अवस्था के आश्रित रहने वाली जो सृष्टि है, स्वप्नकालीन सृष्टि, वह भी वैसी ही होने के लिए योग्य है। अर्थात परमात्मा के द्वारा ही वो रचित होने के कारण वह स्वप्न सृष्टि भी सत्य ही है। तो वही करे, तथा स्वप्नाश्रया भी सृष्टि भवितुम अर्हति। लग गया? आगे तथा च श्रुति, श्रुति का प्रमाण देकर बोल रहा है वो पूर्व पक्षी, किंतु किस बात के लिए प्रमाण है वो? तो ये जो पंक्ति तथा च श्रुति, तथा के पहले एक वाक्य लिखिए, स्वप्न जागरितयोः स्वप्न जागरितयोः तुल्य देशत्व श्रवणात् अपि, तुल्य देशत्व श्रवणात् अपि स्वप्नस्य सत्यता, स्वप्नस्य सत्यता इति आह तथा च इति आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, स्वप्न जागरितयोः, स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों में तुल्य देशत्व श्रवणा, समानता श्रुति ने बताई है, इसलिए भी स्वप्न से सत्यता, स्वप्न सत्य ही है। तो कैसी तुल्यता बताई है स्वप्न और जागृत के लिए? वो बता रहे श्रुति का प्रमाण देकर। तथा च श्रुति, श्रुति कहती है क्या? अथो खलु आहुः जागरित देश एव अस्य एष इति, यानि ही एव जागृत पश्यति तानि सुप्तः इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। अथो अथ खलु आहुः, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, अस्य एषः पीछे जागृत देश एव, आगे इति ही पीछे, यानी एव जागृत पश्यति, आगे सरल, तानि सुप्त,
ठीक है, बता रहे देखिए, अथ खलु अहो, ठीक है ना। निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते भाई, तो अस्य एष जागृत देश एव, अस्य 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 शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्न द्रष्टु, स्वप्न द्रष्टु। फिर आगे आया एष, एष शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्न देश, स्वप्न देश। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अस्य नाम स्वप्न देखने वाले का, यह स्वप्न देश ही क्या है, जागृत देश है। जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए उसका जो स्वप्न है वही उसके लिए क्या है, जागृत देश है। इस प्रकार जागृति की और स्वप्न की तुल्यता बताइए। तो बोलेंगे स्वप्न देश उसके लिए कैसा जागृत देश होगा, तब आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे श्रुति के शब्दों से, इति ही, क्योंकि यानी एवं जागृत पश्यति तानि सुप्तम्, जिन चीजों को जागृत में देखता है उन्हीं को तो स्वप्न में देख रहा है। अतः स्वप्न देखने वाले के लिए जो स्वप्न प्रपंच है वही उसके लिए जागृत है। अर्थात स्वप्न और जागृत की तुल्यता बताई है। इससे भी मालूम पड़ता है कि स्वप्न प्रपंच व्यवहारिक सत्य है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्ष। ठीक है, आगे चलिए। इति, आगे की जो पंक्ति है ना, स्वप्न जागरितयो समान न्यायता श्रावयति, ये जो है स्वप्न जागरितयो, उसके पहले एक छोटा वाक्य, उक्त श्रुते हे तात्पर्यम आह, उक्त श्रुते हे तात्पर्यम आह। स्वप्न थी, अभी अभी जो श्रुति बताई उसका तात्पर्य दे रहे हैं। तो क्या कर रहे, स्वप्न जागरितयो समान न्यायताम श्रावयति, श्रुति श्रावयति, श्रुति बता रही है, श्रवण करा रही है क्या, स्वप्न और जागृत इन दोनों की समान न्यायत, क्या है, न्यायता है ना, न्यायताम, हाँ ऐसा चाहिए। तो स्वप्न जागृत, स्वप्न और जागृत की समान न्यायता, समान रीति, समान पद्धति, समान स्थिति श्रुति बता रही है। अतः जागृत की तरह स्वप्न व्यवहारिक सत्य है। वही अंतिम वाक्य में तस्मात् तथ्य रूपा एव संदेह सृष्टि इति, शब्दों को थोड़ा अन्वय, तस्मात् संदेह तथ्य रूपा, पीछे तथ्य रूपा एव, आगे सृष्टि इति। ठीक है, इसलिए तस्मात् संदेह अर्थ स्वप्न काले तथ्य रूपा एवं, वास्तविक स्वरूपा ही है कौन, स्वप्न की सृष्टि इति, यह बात सिद्ध हो गई पूर्व पक्षी के अनुसार, क्योंकि पहले दो सूत्र पूर्व पक्षी के ही है बराबर। फिर इससे क्या लाभ होता है, इस पूर्व पक्ष को क्या अभिप्राय है कि नहीं। तब ये जो अंतिम आया ना इति, उसके आधार पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं। स्वप्न सृष्टेः सत्यत्वे स्वप्न सृष्टेः सत्यत्वे तद्विशिष्टात्मनः अशुद्धेः न वाक्यार्थान्वयिता इति उपसंवर्धुम इति उत्तम, इति को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, पहले इति को उद्धरण चिन्ह बंद, इति उत्तम हो गया। देखो भाई अर्थ,
तो स्वप्न सृष्टि सत्यत्वे, पूर्व पक्ष ने स्वप्न सृष्टि को सत्य सिद्ध किया। और यदि स्वप्न सृष्टि सत्य है तो तद विशिष्ट आत्मा न, उस सत्य स्वप्न सृष्टि से विशिष्ट ऐसा जो आत्मा वो अशुद्ध है। यदि स्वप्न प्रपंच मिथ्या होता तो उससे अलिप्त है फिर आत्मा, तो वो शुद्ध हो जाता। किंतु स्वप्न प्रपंच सत्य है और उससे विशिष्ट है आत्मा, अतः आत्मा की अशुद्धि हुई। और यदि आत्मा की अशुद्धि है तो अशुद्धि होने के कारण न वाक्यार्थान्वयिता, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में त्वम पद का अर्थ उस आत्मा को नहीं लिया जा सकता। वाक्यार्थ अन्वयिता नहीं हो सकती। इति, इस बात का उपसंहार करने के लिए इति यह शब्द दिया गया है अंतिम में, ऐसा अभिप्राय हो गया जी। ये दूसरे सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। तो दो सूत्र हो गए इस अधिकरण के, जो कि पूर्व पक्षी के सूत्र हैं। और उन सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी ने स्वप्न प्रपंच सत्य है इस बात को सिद्ध किया। बराबर है। अब उसका खंडन करना है। आगे आ रहा है फिर तीसरा सूत्र। तीसरे सूत्र के अवतरण भाष्य में 2-3 शब्द आए हैं। एवं प्राप्ते प्रत्याह प्रति आह। एवं प्राप्ति मतलब इस प्रकार का, पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उसके प्रति, पूर्व पक्षी के प्रति हम अब बोलते, उत्तर देते, आह, कथन करते हैं। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देंगे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करते हैं। तो सूत्र है, माया मात्रम तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। माया मात्रं तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। ठीक लिखते हैं सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं सूत्रद्वयेन पूर्व पक्षे प्राप्ते सिद्धांतम ब्रूते। सिद्धांतम ब्रूते। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र माया मात्रम तो कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् 3-2-3 पदच्छेद। माया मात्रम तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है तू, बराबर तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ। पूर्व पक्ष निरासार्थ पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक माया मात्रम बराबर स्वप्न सृष्टि शुक्ति रूप्यवद प्रातिभासिकम कौंस में लिखे मिथ्यारूपम, कौंस बंद, मिथ्यारूपम कौंस बंद। आगे भवती पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक कार्त्स्नेन बराबर देश काल निमित्त संपत्ति, देश काल
निमित्त संपत्ति अबाध रूपेण परमार्थ वस्तु धर्मेण फिर आगे प्रतीक अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् बराबर अभिव्यक्ति शून्य स्वरूपत्वात् पूर्ण विराम। अतः स्वप्न सृष्टि मिथ्या एव। स्वप्न सृष्टि मिथ्या एव अर्धविराम। न व्यावहारिकः इति सिद्धम्। न व्यावहारिकः इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भैया, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं एवं सूत्रद्वयेन पूर्व पक्षे प्राप्ते। इस प्रकार दो सूत्रों से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांतम ब्रूते। अब सिद्धांति अपनी बात बोलते हैं। सूत्र आया फिर माया मात्रम तु कारस्तेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तू शब्द जो आया है सूत्र में, तो तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ। जो पीछे दो सूत्रों से पूर्व पक्षी प्राप्त हुआ है उसका निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। फिर आगे माया मात्रम मतलब स्वप्न सृष्टि शुक्ति रूप्यवत प्रातिभाषिकम भवति। स्वप्न सृष्टि स्वप्न प्रपंच शुक्ति पर प्रतीत हुआ जो रूपा है चांदी रजत, वो रजत जैसा मिथ्या है, झूठा है। उसी प्रकार स्वप्न सृष्टि भी स्वप्न प्रपंच भी प्रातिभाषिक है, मिथ्या है। बोलेंगे क्यों, कुतः? तो कारण बता रहे सिद्धांति। कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूप। कार्स्नेन मतलब संपूर्ण रूप से। क्या संपूर्ण रूप से? तो देश काल निमित्त संपत्ति है कि नहीं? देश काल निमित्त, निमित्त मतलब साधन सामग्री, कारण सामग्री, उसकी संपत्ति अर्थात अस्तित्व, रहना, उचित देश, उचित काल, उचित साधन सामग्री यदि है तो व्यवहारिक सत्य होता है पदार्थ, और नहीं है तो कल्पित है। और क्या? अबाध रूपेण परमार्थ वस्तु धर्मेण। अबाध, अबाध भी चाहिए, बाद नहीं होना चाहिए उसका। जैसे व्यवहारिक घट उत्पन्न होता है तो घट उत्पत्ति के लिए योग्य देश है, योग्य काल है, और दंड चक्र चिवर आदि सभी कारण सामग्री निमित्त भी है, सभी संपत्ति है, सामग्री है, अस्तित्व है उनका। और घट निर्माण होने के बाद कोई भी कहेगा कि घट है, ऐसा ही कहेगा, ये नहीं कहेगा यहाँ घट, ये घट नहीं है, बाद नहीं है ना, अबाध। तब वो व्यवहारिक सत्य होता है पदार्थ। उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ के लिए यदि योग्य देश, योग्य काल, योग्य निमित्त रहता और उसका बाद न होता, तब हम स्वप्न पदार्थों को भी व्यवहारिक घटादि की तरह सत्य मानते। किंतु स्वप्न पदार्थ के लिए न तो योग्य देश है, न योग्य काल है, न योग्य निमित्त कारण सामग्री है, और उसका बाद भी होता है, अबाध नहीं है। अतः स्वप्न प्रपंचों को सत्य नहीं कह सकते, सिद्धांति बोल रहे हैं। तो वही करे कास नहीं न देश काल निमित्त संपत्ति अबाध रूपेण परमार्थ वस्तु धर्मेण। पारमार्थिक वास्तविक व्यवहारिक वस्तु के धर्म है, उनसे अनभिव्यक्त स्वरूपात। स्वप्न प्रपंच कैसा है? इन सभी निमित्तों से अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है। तो अनभिव्यक्त स्वरूपत्व अर्थात अभिव्यक्ति शून्य स्वरूपत्व। इसलिए स्वप्न प्रपंच शुक्ति रजत की तरह प्रातिभाषिक है, मिथ्या है। वही अंतिम लिख रहे अतः
स्वप्न सृष्टि मिथ्या एव कल्पित ही है, न व्यवहारिक इति सिद्धम, व्यवहारिक नहीं है। हो गया, ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ। अब आगे चलते भाष्य में। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, ठीक है ना। तो ये जो तू शब्द इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, क्योंकि पीछे दो सूत्रों से पूर्व पक्ष प्राप्त हो चुका है। सिद्धांत और तू शब्द जो है, तू शब्द इत्यादि पंक्ति, उसके पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, स्वप्न रथादयः, स्वप्न रथादयः प्रातीतिकाः, प्रातीतिकाः, कौंस में लिखिए प्रातिभाषिकाः, प्रातिभाषिकाः, कौंस बंद। आगे जागृत रथादौ, जागृत रथादौ क्लुप्त सामग्रीं विना, क्लुप्त सामग्रीं विना दृष्टत्वात्, क्लुप्त सामग्रीं विना दृष्टत्वात्, अर्धविराम, शुक्तिरूप्यादिवत्, शुक्तिरूप्यादिवत् इति सिद्धांतयति, इति सिद्धांतयति तू शब्द इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो स्वप्न रथादय, स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथ घोड़े गिरि पर्वत आदि सभी पदार्थ, प्रातिथिका मतलब प्रातिभाषिक है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि जागृत कालीन रथादियों में क्लुप्त स्वीकृत जो सामग्री है उसके बिना ही वो दिखाई देते हैं। कौन? स्वप्न के पदार्थ। जागृत की सामग्री जो है उस सामग्री के बिना ही वो प्रतीत होते स्वप्न पदार्थ, इसलिए वो प्रातिभाषिक है, मिथ्या है। उदाहरण शुक्ति रूप्यादिवत, शुक्ति पर प्रतीत हुआ रूपाच रजत वो जैसे मिथ्या है उस प्रकार। इति सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बता रहे अब तू शब्द इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य में देखिए, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, आगे न एतत् अस्ति यद उक्तम संदेश सृष्टि पारमार्थिकी इति। हो गया। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे, पहले दो तीन शब्द जोड़कर, यद उक्तम संदेश सृष्टि ही पारमार्थिकी इति, फिर पीछे आइए शुरू में, एतत् पीछे न अस्ति, पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद कर रहे हैं। यद उत्तम, जो बात पूर्व पक्षी ने कही है, क्या क्या कि संदेह स्वप्न काले सृष्टि पारमार्थिकी, स्वप्न की सृष्टि पारमार्थिक है, व्यावहारिक है। इति एतत्, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा है न अस्ति, वो उसका कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो आगे बता रहे, माया एव संदेह सृष्टि ही न परमार्थ गंध अपि अस्ति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, संदेह सृष्टि ही पीछे माया एव, संदेह सृष्टि माया एव, थोड़ा आगे, परमार्थ गंध अपि पीछे न अंतिम में अस्ति, परमार्थ गंध अपि न अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, संदेह अर्थात स्वप्ने, स्वप्न काल में जो सृष्टि है वो माया एव, माया मतलब कल्पित ही है, भ्रांति ही है। क्यों? कैसे? परमार्थ गंध अपि न अस्ति, उसमें स्वप्नकालीन सृष्टि में परमार्थ गंध, गंध लेश, वास्तविकता का गंध लेश भी उसमें नहीं है। स्वप्न सृष्टि में बिल्कुल सत्य नहीं है, थोड़ी भी किंचित 1-2% भी सत्य नहीं है, कल्पित है। कौन? स्वप्न प्रपंच। बोलेंगे क्यों? वही प्रश्न कर रहे आगे, कुतः, क्या कारण है?
स्वप्न प्रपंच को मिथ्या कर रहे हो आप, तब हेतु दे रहे उत्तर के आगे। स्वप्न का सूत्र का शब्द से उत्तर हेतु कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, कार्स्नेन संपूर्ण रूप से, अर्थात जागृत पदार्थों को अभिव्यक्त होने के लिए जो जो लगता है उनमें से कोई भी न लेता हुआ स्वप्न प्रपंच दिखता है, इसलिए स्वप्न प्रपंच मिथ्या है। तो कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, संपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति से शून्य है, उन निमित्त के बिना, वो निमित्त कुछ भी नहीं यहाँ लगते हैं, लग गया ना। कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, ठीक है। जागृत प्रपंच कैसा है? कार्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूप है, देश काल निमित्त सभी को लेकर जितने जितने धर्म आवश्यक है उन सभी धर्मों से वो अभिव्यक्त है। कौन? जागृत प्रपंच। वैसा स्वप्न प्रपंच नहीं है, न उसके लिए वहां पर न तो योग्य देश है, न योग्य काल है, न योग्य सामग्री है, और उसका बाद भी होता है, अतः वह स्वप्न प्रपंच कल्पित है, यह कहना है। इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, नहीं कार्स्नेन परमार्थ वस्तु धर्मेण अभिव्यक्ति स्वरूप स्वप्न, शब्दों का अन्वय, कार्स्नेन परमार्थ वस्तु धर्मेण, एक शब्द छोड़कर आगे स्वप्न, उसके पीछे अभिव्यक्ति स्वरूप शुरू में नहीं, ठीक है जी। तो कार्स्नेन परमार्थ वस्तु धर्मेण, संपूर्ण रूप से परमार्थ वस्तु के जो धर्म है उन धर्मों से स्वप्न अभिव्यक्त स्वरूप नहीं है, अभिव्यक्त नहीं होता है। तो बोलेंगे क्या है वो परमार्थ वस्तु धर्म? तो ये जो पद आया है परमार्थ वस्तु धर्मेण, उस पर एक शब्द लिखिए, योग्य देश काल, योग्य देश काल निमित्त साहित्येन, निमित्त साहित्येन, ठीक हो गया। ये पारमार्थिक वस्तु के धर्म है, योग्य देश, योग्य काल और निमित्त मतलब कारण सामग्री, साहित्येन मतलब समूहेन, योग्य देश का निमित्त समूहेन, लग गया जी। परमार्थ वस्तु धर्मेण स्वप्न अभिव्यक्त स्वरूप न, स्वप्न अभिव्यक्त होता नहीं, अर्थात स्वप्न जो दिखाई देता है उसके लिए न तो योग्य देश है, न तो योग्य काल है, न तो योग्य सामग्री है, तो भी दिखाई देता है, इसलिए मिथ्या है। बस इतना ही कहना है कि नहीं? घट उत्पन्न होता है तो उसके लिए योग्य देश है, योग्य काल है और कुलाल आदि योग्य सामग्री है, तभी वो पारमार्थिक है। और इस प्रकार की सामग्री के बिना ही स्वप्न पदार्थ अभिव्यक्त हो रहा है। स्वप्न पदार्थ को अभिव्यक्त होने के लिए पारमार्थिक कुछ भी नहीं है सामग्री, इसलिए स्वप्न पदार्थ कल्पित है, यह अभिप्राय। चलिए आगे, किम पुनः अत्र कार्स्न्यम अभिप्रेतम, प्रश्न कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं सिद्धांति कार्स्न्यम कार्स्न्यम कार्स्न्यम, लेकिन कार्स्न्य शब्द से आपको क्या अभिप्रेत है, किसको बताना चाहते हो, है कि नहीं? वही किम पुनः अत्र कार्स्न्यम अभिप्रेतम, तो उत्तर दे रहे देश काल निमित्त संपत्ति अबाधश्च, यह हमको कार्स्न्य शब्द से अभिप्रेत है कि नहीं? क्या? देश, योग्य देश काल और निमित्त संपत्ति ही अबाधश्च, इतना चाहिए, ठीक है ना? तो निमित्त संपत्ति मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। निमित्त देश काल तो मालूम है, तो निमित्त संपत्ति मतलब साधन समूहस्य अस्तित्वम, साधन समूहस्य अस्तित्वम तथा तथा बाधस्य नास्तित्वम, बाधस्य नास्तित्वम, हो गया जी। देखो भाई,
तो देश, काल और निमित्त संपत्ति, मतलब निमित्त मतलब साधन समूह, संपत्ति अस्तित्व। तो देश, योग्य देश चाहिए, योग्य काल चाहिए, साधन सामग्री ये सब चाहिए, अस्तित्व चाहिए। और अबाध मतलब बाद नहीं चाहिए, तब हम उसको कहते हैं क्या? व्यावहारिक सत्य। घट उत्पन्न होता है कि नहीं? योग्य देश है भूतल पर, है कि नहीं? आदमी निर्माण कर रहा है, योग्य काल है, और निमित्त दंड, चक्र, कुलाल, शिवर आदि सभी कारण सामग्री उपस्थित है। और घट उत्पन्न होने के बाद अबाध है, बाद नहीं है। कोई कहता है कि घट नहीं है करके, बाद भी नहीं हो रहा है। जैसे शुक्ति के ऊपर रजत दिखाई दिया, बाद में कहता है कि रजत नहीं है, उस प्रकार यहाँ पर बाद भी नहीं है, अतः व्यवहारिक सत्य है। ऐसा स्वप्न के बारे में नहीं है। स्वप्न के लिए न योग्य देश है, न योग्य काल है, न योग्य निमित्त है, और उसका बाद भी होता है। जागृत में आने के बाद भी बाद होता है, और कभी कभी स्वप्न में ही स्वप्न पदार्थों का क्या होता है? बाद होता है। अतः स्वप्न पदार्थ व्यवहारिक सत्य नहीं हो सकते, ये कह रहे सिद्धांत। चलिए भाई, तो देश काल निमित्त संपत्ति अबाधश्च, आगे नहीं परमार्थ वस्तु विषयानि देश काल निमित्तानि अबाधश्च स्वप्ने संभाव्यन्ते। नहीं का अन्वय बाद में, तो परमार्थ वस्तु विषयानि देश काल निमित्तानि अबाधश्च स्वप्ने न संभाव्यन्ते। परमार्थ वस्तु के बारे में जो है देश काल निमित्तानि अबाध, वह सब स्वप्ने न संभावित, स्वप्न में संभावित नहीं है, अतः स्वप्न कल्पित है। अच्छा, फिर बताओ फिर एक बात को कि योग्य देश नहीं है, कैसे बताओ? योग्य काल नहीं है, ये बताओ। ये सब बात बताओ फिर। तब कह रहे न तावत स्वप्ने रथादीनाम उचित देश संभवति। तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, न तावत, तो न के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तत्र स्वप्ने योग्य देश अयोगम, योग्य देश अयोगम विवृणोति न तावत इति। ठीक है, देखो भाई, उस स्वप्न में योग्य देश का अयोग है, योग्य देश नहीं है, इस बात का विवरण कर रहे सबसे पहले। अब न तावत इत्यादि पंक्ति से देखो भाई, न तावत, तावत सबसे पहले स्वप्ने, स्वप्न में, न कान्वय बाद में करेंगे। तावत स्वप्ने, स्वप्न में रथादीनाम उचित देश न संभवति, न कान्वय संभवति के साथ। ठीक है, तो रथादि जो प्रतीत हो रहे स्वप्न में, उसके लिए उचित देश नहीं है। बोले कि क्यों उचित देश नहीं है? जागृत अवस्था में आपको रथ आदि दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए उचित देश है, क्योंकि आपका रथ दौड़ रहा है, बैठ रहे आप उसमें रथ में, और बैठकर यात्रा कर रहे हैं, तो उचित देश है। और स्वप्न में भी उसी प्रकार रथ दिखाई दे रहा है, घोड़े दिखाई दे रहे, रास्ता दिखाई दे रहा है, रथ पर आप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं रथ में बैठकर, और वो बोलते उचित देश नहीं है। कैसा उचित देश नहीं है? कोई कहेगा सिद्धांतियों को, तब सिद्धांति बोलते उचित देश नहीं है। कैसे? आगे, नहीं संवृत्ते देह विदेह देशे रथादय अवकाशम लभे रन। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, नहीं इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे तो स्पष्ट होगा आगे का विषय। लिखते हैं, यत्र स्वप्नः दृश्यते, यत्र स्वप्नः दृश्यते स एव रथादीनां योग्यः देशः स्यात्। रथादीनां योग्यः देशः स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य अर्धविराम सह किम देहात् अंतः बहिः वा इति विकल्प्य
इति विकल्प्य आद्यम प्रति आह, आद्यम प्रति आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित कोई बोलेगा कि स्वप्न के रथादि के लिए योग्य देश नहीं है। क्यों? पूर्व पक्षी कहेगा जो आपको लिख के दिया, यत्र स्वप्न दृश्यते, जहां स्वप्न दिखाई दे रहा है, सएव रथादि नाम योग्य देश, वही रथादियों के लिए क्या है? योग्य देश है, ऐसा मान लेंगे। ऐसा यदि कोई बोलता है तो उस पूर्व पक्ष को हम विकल्प करके पूछते हैं, सह किम, वह जो योग्य देश देहात अंतः बहिर्वा, देह के भीतर मानते हो उस योग्य देश को या देह के बाहर मानते हो, बताओ। विकल्प किया। कदाचित वो पूर्व पक्षी बोलेगा कि हम पहला विकल्प मानते, देह के भीतर योग्य देश है, स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथाधिक उनके लिए योग्य देश है, कहा? देह के भीतर। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसको उत्तर दे रहे नहीं इत्यादि भाष्य पंक्ति से। क्या? नहीं का अनुवाद में संवृत्ते देह देशे रथादय अवकाशम लभेरन, न लभेरन, नहीं लभेरन। ठीक है, तो संवृत्ते शब्द का अर्थ लिखे संकीर्णे, संकीर्णे विशेषण है, देह देशे। ये जो हम लोग का देह है, शरीर, वो कैसा है? संकीर्ण है, बहुत छोटा है। उसमें भी कंठ में भी एक नाड़ी, पुरीतत नाम की नाड़ी, और वो भी कितनी? बहुत सूक्ष्म, आंखों से भी दिखाई देती नहीं है, बालों का 1,000वां भाग, इतनी वो सूक्ष्म है। तो संवृत्ते देह देशे, संकीर्ण छोटे से ऐसे देह देश में रथादय, रथादि जो कि स्वप्न में दिखाई दे रहे, उनको अवकाशम, स्थान, न लभेरन, स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, अतः योग्य देश नहीं है। क्योंकि इतने छोटे से देह में इतना बड़ा रथ कैसा बैठेगा? और सब दिखाई देता है स्वप्न में, पहाड़ पर्वत गिरी वगैरह सब कुछ, हत्ती बित्ती, तो दिखाई बैठेगा नहीं ना, न लभेरन। अच्छा, आगे चलिए, स्यादेतत्, तो स्यादेतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप। और स्यात् के पहले लिखिए एक वाक्य, छोटा सा उदाहरण, द्वितीयं शंकते, द्वितीयं शंकते, मतलब दो विकल्प किए थे ना। कौन दो विकल्प थे? वो जो हे पूर्व पक्षी तुम बोलते हो कि योग्य देश है, वो योग्य देश देह के भीतर है कि बाहर है, बताओ। तो देह के भीतर तो कह नहीं सकता, फिर कहना पड़ेगा उसको देह के बाहर है। तो जो भी स्वप्न हम लोगों को दिखाई देता है वो देह के भीतर नहीं, देह के बाहर, अतः योग्य देश है, ऐसा कहने का प्रयास करता है कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे स्यादेतत्, पूर्व पक्षी बोल रहा है आक्षेप, बहिहि देहात् स्वप्नम रक्षति, क्यों? देशांतरित द्रव्य ग्रहणा। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या कहता है? थोड़ा अन्वय, देहात पीछे, बहिहि आगे, स्वप्नम रक्षति, देह के बाहर स्वप्न को देखेगा देखने वाला जीव। क्यों? देशांतरित द्रव्य ग्रहणा, अन्य देश में, अन्य जगह में स्थित जो द्रव्य है, घटपटादि रथादि वस्तु है, उनका वो ग्रहण कर रहा है। अतः हम कहते हैं कि देह के बाहर ही वो स्वप्न को देखता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इतना ही नहीं, तो हम अपने मन से नहीं, हमारे कहने के लिए श्रुति भी प्रमाण है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है दर्शयति च श्रुति ही, क्या? बहिहि देहात् स्वप्नम। तो ये जो पंक्ति है दर्शयति, दर्शयति के पहले एक वाक्य, तत्र एव श्रुतिम आह, तत्र एव श्रुतिम आह दर्शयति च इति, अर्थात देह के बाहर ही स्वप्न होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, दर्शयति च श्रुति ही बहिहि देहात् स्वप्नम, इतनी शब्दों का थोड़ा अन्वय, च श्रुति ही, आगे एक शब्द जोड़कर
देहात पीछे, बहिः आगे, स्वप्नम शुरू में, दर्शयति च और श्रुति देहात बहिः देह के बाहर ही स्वप्नम दर्शयति स्वप्न को दिखाती है। ठीक है, अच्छा कौन श्रुति हो, जरा श्रुति बताओ ना। तो श्रुति दे रहे हैं, बहिष्कुलायात अमृतः चरित्वा सह ईयते अमृतो यत्र कामम, बृहदारण्यक 4:3-12 इति। ये श्रुति है भाई। क्या है वो श्रुति? श्रुति के पदों का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। सह, सह शब्द आया है 2-3 शब्द छोड़ने के बाद, सह, फिर पीछे आइए अमृतः, उसके पीछे कुलायात, उसके पीछे बहिः, आगे चरित्वा, आगे अमृतः यत्र कामम, पीछे ईयते। ठीक है, देखो भाई, तो सह अमृतः, वह अमृत स्वरूप आत्मा, मरण धर्म से रहित आत्मा अमृतः। क्या जी? कुलायात बहिः, कुलाय कहते देह को, घरटा, नीड पक्षी का रहने का होता है ना, उस प्रकार कुलाय मतलब यहाँ पर देह लेना है, कुलायात देहात, बहिः देह के बाहर ही। ठीक है ना, चरित्वा घूम फिर कर, तो वह अमृत स्वरूप आत्मा यत्र कामम ईयते, यत्र कामम का अर्थ है यथेष्टम, यथेष्टम जैसी मर्जी वैसा, ईयते, ईयते का अर्थ लिखिए विहरति, भ्रमण करता है, घूमता है, फिरता है। ठीक है, तो वह अमृत स्वरूप आत्मा देह के बाहर ही घूमता फिरता है और यथेष्ट यथा कामम ईयते, विहरण करता है। अर्थात ये श्रुति बता रही है कि स्वप्न जो देखता है, देखने वाला वो देह के बाहर देखता है। श्रुति का प्रमाण दे दिया और सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने अपनी बात कि देह के बाहर ही स्वप्न है, अतः योग्य देश है, और योग्य देश होने के कारण स्वप्न सत्य है, ये उसका भी। अच्छा आगे चलिए, स्थिति गति प्रत्यय भेदश्च न अनिष्क्रांते जंतौ सामंजस्यम अन्वीत इति। अब इस पंक्ति से क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी? तो ये जो पंक्ति स्थिति गति इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखिए, देहात बहिः एव, देहात बहिः एव स्वप्नधीः, स्वप्नधीः इत्यत्र, इत्यत्र युक्त्यंतरम आह, युक्त्यंतरम आह स्थिति इति। ठीक है ना, देखो भाई कि देह के बाहर ही स्वप्न है, स्वप्न ज्ञान है, स्वप्न बुद्धि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने श्रुति तो दे दिया, अब युक्त्यंतर अन्य युक्ति भी बता रहा है। ठीक है ना, एक युक्ति पहले बताई देशांतरित द्रव्य ग्रहणात्, फिर श्रुति भी दे दी और युक्ति बता रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है? स्थिति, थोड़ा अन्वय भी करेंगे शुरू से, स्थिति गति प्रत्यय भेद च, उसके बाद दो शब्द छोड़कर जंतौ, पीछे अनिष्क्रांते, पीछे न, आगे सामंजस्यम अन्वीत इति। अर्थ देखिए, स्थिति गति प्रत्यय, प्रत्यय कहते ज्ञान, स्थिति प्रत्यय गति प्रत्यय, उनका भेद, ये सब कब सिद्ध होगा, कब नहीं होगा? तब कह रहे जंतौ अनिष्क्रांते, जंतौ प्राणी अनिष्क्रांते, शरीर के बाहर यदि नहीं निकलता है तो न सामंजस्य अन्वित, सुसंगत नहीं होगा। क्या? प्रत्यय भेद। कौन सा? स्थिति गति का प्रत्यय भेद। यह सुसंगत तब होगा जब देह के बाहर निकलकर स्वप्न को देखता है, ऐसा मानते तब।
और देह के बाहर जीव निकलता नहीं और स्वप्न को देखता नहीं बाहर जाकर, तो भी सुसंगत नहीं होगा। कौन? स्थिति गति प्रत्यय भेद। स्थिति गति प्रत्यय भेद मतलब कैसे? स्वप्न में आदमी कभी कभी देखता है, देखो मैं इस पहाड़ पर खड़ा हूं, स्थिति प्रत्यय हुआ। अब मैं चल रहा हूं, अब मैं रथ में बैठकर घूम रहा हूं, गति प्रत्यय। ये तब सिद्ध होगा जब देह से बाहर वो निकलेगा। देह के बाहर निकलेगा ही नहीं तो पहाड़ पर बैठा हूं, स्थित हूं, खड़ा हूं या अब चल रहा हूं, ये कैसे सुसंगत होगा? नहीं होगा। इससे भी हम कहते हैं कि स्वप्न में जीव देह के बाहर जाकर ही सभी पदार्थों को देखता है। अतः योग्य देश काल है स्वप्न पदार्थों को, अतः स्वप्न पदार्थ सत्य है, ये बोलता है पूर्व पक्षी। वही कह रहा है स्थिति गति प्रत्यय भेदा। ये कब सुसंगत होगा? कह रहे जंतु अनिष्क्रांते, प्राणी यदि निकलता नहीं है देह से तो न सामंजस्य अन्वित, सामंजस्य को प्राप्त नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। तभी सुसंगत होगा, तभी सामंजस्य को प्राप्त होगा जब देह से बाहर निकलेगा। और देह के बाहर निकलकर स्वप्न पदार्थों को देख रहा है, इसका मतलब योग्य देश काल है स्वप्न को, और योग्य देश काल है तो स्वप्न पदार्थ सत्य है, ये कहता है पूर्व पक्षी। सामंजस्य अन्वित इति हो गया यहां तक, आगे चलिए। न इति उच्यते। अब न इति उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, समाधान उत्तर दे रहे आप सिद्धांती। हो गया ना, किंतु ये समाधान लंबा चलने वाला है, अतः उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम